हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी से जो हमारी सेकंड बुक है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, उससे हम चौथा अध्याय लेंगे जिसका टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, भू संसाधन तथा कृषि। तो बच्चों, हम सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि भू संसाधन किसे कहते हैं। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके कुछ भाग पर नदियाँ हैं, कुछ पर बड़े बड़े महासागर हैं, कुछ भाग पर वृक्ष हैं, कुछ पर नहरें हैं, कुछ पर सड़कें हैं, कुछ पर इमारतें हैं। आदि प्रकार की भूमि जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों से क्या है, निर्मित है। अतः इसमें हम देखते हैं कि जो भूमि का जो उपयोग है मनुष्य ने, वो उत्पादन के लिए, आर्थिक विकास हेतु, सड़कों के लिए, इमारतें और अपने रहने के निवास स्थान के लिए विभिन्न प्रकार से विभिन्न कार्यों में जो भूमि का उपयोग है वो संसाधनों के रूप में किया है। संसाधन बच्चों हम किसे कहते हैं? जो मनुष्य की आवश्यकताओं की मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करता है उसको हम संसाधन कहते हैं। तो भूमि का उपयोग हमने विभिन्न प्रकार के संसाधनों के तौर पर किया है। अब इसमें हम देखेंगे जैसे भू उपयोग वर्गीकरण, किस किस रूप में हमने भूमि का उपयोग किया है। जैसे इसमें प्रमुख रूप से वन के अधीन क्षेत्र है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है, बंजर व व्यर्थ भूमि, स्थायी चरागाह क्षेत्र, विभिन्न तरु फसलों उपवन के अंतर्गत क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि और निवल बोया गया क्षेत्र। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं वनों के अधीन क्षेत्र। वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत जो वास्तविक क्षेत्र होता है वो दोनों के हैं पृथक, मतलब अलग अलग है। आपने जैसे जंगलों में देखा होगा, कुछ एरिया में हम आराम से घूम लेते हैं या चल लेते हैं या वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह उठा ले आते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र क्या होता है, सरकार द्वारा वर्गीकृत होता है। वो एरिया सरकार द्वारा होता है, जो हम फॉरेस्ट विभाग कहते हैं उनके अंतर्गत होता है। अब वो उसमें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। जो वो क्षेत्र होगा वो पूरा किसके अंतर्गत होगा, सरकार के अधीन होगा। के बाद गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, इस संवर्ग में बस्तियाँ, वो चाहे ग्रामीण हो या नगरीय हो, दुकानें, नहरें, भू उपयोग हेतु क्या किया जाता है, उनका वर्गीकृत किया जाता है। बंजर व व्यर्थ भूमि, अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, बंजर जो कभी सालों से बंजर पड़ा रहता है, जिसमें क्या कहते हैं कोई भी खेती नहीं हो पाती है। अब इसको क्या करता है, कितनी भी मदद से या औद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, वो कहलाती है बंजर भूमि, और वो ऐसे ही पड़ी रहती है तो उसको हम व्यर्थ भूमि कहते हैं। ऐसे जैसे हमारे ढाल वाले क्षेत्र हैं, मैदानी ग्रामीण एरिया में ही मैदानी क्षेत्र जो होता है, कुछ कुछ भागों में कृषि नहीं हो पाती है तो उसको हम बंजर व व्यर्थ भूमि कहते हैं। स्थायी चरागाह क्षेत्र, प्रकार की अधिकतर जो भूमि में है ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। उसमें क्या कहते हैं, कोई छोटा सा क्षेत्र एरिया वो क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। उसी क्षेत्र के अंतर्गत हमेशा वहाँ पे स्थायी मतलब परमानेंट, स्थायी रूप से क्या होता है, उसको चरागाह के लिए क्षेत्र को छोड़ा जाता है। उसके तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, इस प्रकार के जो संवर्ग में हैं उसमें विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष उनको लिए जाते हैं। ये अधिकतर क्या होते हैं, व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होते हैं, मतलब उनके अपने होते हैं, सरकार द्वारा, एक सरकार के इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है। बाद है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब बच्चों, इसमें वो वाली भूमि सम्मिलित की जाती है, वो कोई भी जो कृषि क्षेत्र है उसको 5 साल या उससे भी अधिक समय तक उसमें कोई कृषि नहीं हुई है, उसको कृषि योग्य किया जाता है, टेक्निक की सहायता से बनाया जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। प्रतिभूमि, अब वर्तमान प्रतिभूमि में हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम जो हमारे कृषि क्षेत्र वाले जो खेत हैं उसमें क्या करते हैं, हम उसको 1 साल या 1 कृषि वर्ष के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसमें क्या हो, उपजाऊ क्षमता और ज़्यादा आ जाए। अब अगले साल 1 साल छोड़ने के बाद हम उसमें नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, कोई कृषि या कोई भी अनाज उगाते हैं, उसकी उपजाऊ क्षमता और अधिक हो जाती है। प्रतिभूमि, अब ये भी वर्तमान प्रतिभूमि की तरह इसको 1 वर्ष या ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष तक के लिए छोड़ दी जाती है, उसके बाद इसमें कृषि की जाती है। लेकिन इसके बाद बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है वो है निवल बोया गया क्षेत्र। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, ये 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है उसको हम निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको हमारे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें
खुद ही अपनी जो कृषि होती है हम ही बोते हैं और उसके बाद हम ही काटते हैं, उसका उपभोग हम स्वयं करते हैं, वो हमारी कहलाएगी निवल बोया गया क्षेत्र। अब बच्चों इसके में जो अगला हमारा टॉपिक है भारत में भू उपयोग परिवर्तन। भारत में भू उपयोग परिवर्तन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, निरंतर बदलता जा रहा है। किसी क्षेत्र में भू उपयोग वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की, मेन कारण वही है, आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर है। किसी क्षेत्र में भू उपयोग वहाँ की आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर है। समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है। अब क्या है, वर्तमान समय में हम क्या कहते हैं, जिस चीज़ से हमें, किसी भी कार्य से हमें आय की प्राप्ति होती है, हम अधिक आय की प्राप्ति होती है, हम उस कार्य को क्या करते हैं, अधिक करना चाहते हैं, जिससे हमारी क्या आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है। अब जो भारत में भू उपयोग को परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें से जो प्रमुख कारक हैं वो है अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था की संरचना और अर्थव्यवस्था में योगदान। अर्थव्यवस्था का आकार है, अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ क्या होता है, बढ़ते रहता है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, आय स्तर में जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे क्या हो रहा है, भू उपयोग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लोग क्या हैं, हर समय अधिक आय वाले क्षेत्रों में जाने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का आकार में निरंतर परिवर्तन होते रहता है और भू उपयोग में, अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन होगा तो भू उपयोग में स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था की संरचना, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप हैं, उनमें प्राथमिक सेक्टरों की अपेक्षा द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों में बच्चों आप लोगों को अधिक श्रमिक या अधिक वर्कर्स जो हैं लोग देखने को, कार्यशील जनसंख्या देखने को मिलेगी। किन में, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में। कि परिवर्तन भारत में क्या एक सामान्य सी बात है, क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान समय में सब लोग क्या कहते हैं, रोजगार आय की तलाश में बड़े बड़े जाके उद्योग धंधों में जाकर रोजगार करते हैं। अर्थव्यवस्था में योगदान, अब आप बच्चों वर्तमान समय में आप लोग देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो लगातार कम होते जा रहा है, निरंतर कम हो रहा है, डाउन आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे विकासशील देशों में भी क्या हो रहा है, कृषि का अनुपात निरंतर कम हो रहा है। लोग आजकल कृषि घरों में कृषि, अनाज, इन सभी को छोड़कर कृषि करने के बजाय बाहर को या रोजगार, अधिकतर लोग रोजगार की तलाश में क्या है, उद्योग धंधों में लग जाते हैं, गांव से नगरों की ओर प्रवास करने लग जाते हैं। तो ये तीन जो हैं भारत में जो भू उपयोग परिवर्तन है उनको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है साझा संपत्ति संसाधन। के तौर पे दो भागों में बांट रखे हैं, एक तो हो गया निजी भू संपत्ति, दूसरा हो गया साझा संपत्ति संसाधन। अब जो निजी भू संपत्ति, नाम से ही लग रहा है निजी, अपना पर्सनल है, इसमें अपना निजी स्वामित्व या व्यक्ति चाहे अपने आसपास के क्षेत्र में कोई ग्रुप बनाकर, को समूह बनाकर कार्य कर सकता है किसी भूमि पे, ये उनका अपना पर्सनल रहता है। उसके बाद जो साझा संपत्ति संसाधन है, जो भूमियाँ होती है, भूमि वो सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के अधीन में होती है, राज्य मतलब है सरकार के अधीन में होती है। अब इसमें क्या करता है, सरकार लोगों को जैसे पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराती है और लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी वगैरह इकट्ठा कराती है या मतलब उपलब्ध कराती है। उसके बाद फलदार वृक्ष उपलब्ध कराती है, रेशे, औषधि, कई किस्म के वन उत्पाद उपलब्ध कराती है। साझा संपत्ति संसाधन को बच्चों हम क्या करेंगे, सरकार के अधीन के अंतर्गत देखेंगे। ये पूरा जो साझा संपत्ति संसाधन वाला जो भू उपयोग होगा वो सरकार के अधीन में होगा। वो सब कुछ क्या, कोई मनुष्य को क्या मतलब जो आसपास के मनुष्य व्यक्तियाँ जो हैं वो उनको सब कुछ स्वयं उपलब्ध कराएगी। वो सब पूरा सारा एरिया जो होगा, क्षेत्र होगा, वो इसमें सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत होगा। अब हम देखते हैं जो भूमि है भारत में उसका कृषि के रूप में किस प्रकार से उपयोग होता है। कृषि भू उपयोग, अब बच्चों भारत में जो कृषि भू उपयोग है इसका महत्व तो उन लोगों के लिए बहुत अधिक है जिनकी आजीविका जो है कृषि पर ही निर्भर रहती है। अब भू उपयोग जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर भूमि का जो उपयोग होता है वो कृषि में ही होता है। गांव की जो जनसंख्या है वो प्राथमिक, वो द्वितीयक या तृतीयक सेक्टर की अपेक्षा प्राथमिक सेक्टर जिसमें कृषि कार्य किया जाता है उसमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। वो इसलिए भी मिलती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो भूमि की जो गुणवत्ता है, उपजाऊ क्षमता है,
वो क्या करती है, बहुत अधिक है, जिससे क्या होता है उनमें कम बीज में अधिक मात्रा में उत्पादन मिलता है। भूमि जो उत्पादन होता है उसका जो उपभोग करते हैं, जो खाद्यान्न फसल हैं, वो बच्चों उनकी सुरक्षा का एक प्रकार, सुरक्षा की दृष्टि से भी देखते हैं उसको। सुरक्षा की दृष्टि कैसे देखते हैं, अब जैसे वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी, उस समय क्या होता है लोगों को खाने के लिए अनाज की समस्या हो रही थी, जो नगरीय क्षेत्र में अधिकतर लोग हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, वो लोग अपने अनाजों को क्या करते हैं, बाद के लिए भी बचाए रहते हैं। बचाए रखना मीन्स कि उनके पास काफ़ी इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में क्वांटिटी जो होती है उनकी अधिक हो जाती है, तो कुछ एक्स्ट्रा वो रखे रहते हैं, तो वो उनकी सुरक्षा के भी आधार है। अभी वर्तमान समय में उनको भूख से कौन, अनाज ही उनकी सुरक्षा कर रहा है। उनको क्या है, घर बैठे बैठे उनके पास सब कुछ राशन, अधिकतर जो कृषि क्षेत्र में रहेंगे अपने खाने के, तो हम वो पूरा कर ही लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खाने की जो समस्या थी वो बहुत ही कम देखने को मिली थी। आपदा और वित्तीय कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें भी उनके खाद्यान्न जो है, खाद्यान्न की जो चीज़ें हैं वो उनसे सुरक्षा करती है, इनको बेच के आय की प्राप्ति भी करते हैं। अब उसमें हम जो भारत में प्रमुख फसल ऋतुएं हैं हमारे भारत में, वो देखना बच्चों ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक तो हो गया रबी, दूसरा हो गया जायद, तीसरा हो गया खरीफ। अब जो रबी की फसल है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती है शरद ऋतु में। उसमें प्रमुखतः जो हमारे खाद्यान्न हैं वो हैं गेहूँ, चना, तोरई, सरसों और जौ। उसके बाद बच्चों जो जायद की फसल है अप्रैल से लेके जून के बीच में जो बोई जाती है ग्रीष्मकालीन में, उसमें है हमारे तरबूज, खीरा, वनस्पति, ककड़ियाँ, सब्जियाँ वगैरह, किसमें, जायद में। उसके बाद तीसरा है हमारा खरीफ की फसल जो जून से सितंबर के बीच में बोई जाती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है उसके साथ ये फसल की जाती है, क्योंकि उस समय क्या होता है वर्षा जो होती है अधिक मात्रा में होती है, मानसून का समय रहता है, तो उस समय हमारे अधिकतर चावल, क्योंकि चावल क्या है, चावल के पौध में पानी की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा लगती है, तो उस समय पर हमारे प्रमुख अनाज जो होते हैं चावल होता है, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर को लोकल लैंग्वेज में तुर भी कहते हैं। ये हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ ये अनाज बोए जाते हैं। अब इसके बाद हम जो हमारे प्रमुख खाद्यान्न, इन्हीं में से जो फसल है जैसे गेहूँ हो गए, सरसों, जौ, तोरई, जो हमारे डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ी अधिक विस्तार से समझेंगे। बच्चों जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसमें लगभग 54% जो भाग है उसमें हम केवल खाद्यान्न फसलों को ही उगाते हैं, और उसमें जो प्रमुख खाद्य फसलें वो हैं चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, चना, अरहर। चावल अधिकतर हमें धान से मिलता है। धान की खेती के लिए अधिकतर क्या चाहिए होता है, पानी की समस्या आती है, तो अधिकतर जो चावल धान की खेती जो होती है मानसून के समय पर, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके साथ बोई जाती है। अब हमारे वहाँ बच्चों लगभग 3000 किस्में हमारे वहाँ केवल धान की हैं, चावल की किस्में बोई जाती है। और भारत जो है विश्व में भारत का चावल में दूसरा स्थान है। और वहीं हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है जो पहला मतलब प्रथम राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक चावल उत्पन्न होता है। उसके बाद दूसरा हमारा भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है गेहूँ का 85% लगभग भाग जो है उत्तरी मध्य भारत में बोया जाता है। अब गेहूं का भी जो है विश्व में भारत का स्थान जो है दूसरा स्थान है। गेहूं भी भारत में सर्वाधिक होता है, और जो भारत में जो सर्वाधिक राज्य गेहूं जो उत्पन्न करता है वो है यूपी। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित होता है। उसके बाद हमारा है ज्वार, बोए गए क्षेत्र में जो इसका 16% भाग है लगभग, उसमें मोटे अनाज बोए जाते हैं, उसमें है ज्वार प्रमुख है। ज्वार सबसे अधिक बच्चों भारत में महाराष्ट्र में बोया जाता है। बाजरा जो है भारत के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में जहाँ गर्म जलवायु तथा शुष्क जलवायु बोया जाता है। मक्का एक खाद्य फसल होने के साथ साथ चारे की फसल भी है, क्योंकि हम मक्के को तोड़ लेते हैं, बाकी का जो पेड़ रहता है वो चारे के काम के उपयोगी होता है। मक्के को भी हम अधिकतर चावल की खेती के साथ बोते हैं। दालें यहाँ प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसलें, क्योंकि दालें क्या है इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है, जिस कारण हम दालों को भी जो क्या करते हैं
खाद्यान्न फसलों में शामिल करते हैं। इसकी भी अधिक पैदावार हमारे वहाँ भारत में होती है। उनमें से जैसे प्रमुख उगे हैं चना और अरहर। जो हम तिलहन खाद्य तेल, अब खाना बनाने के लिए हमें तेल की आवश्यकता भी तो होती है। अब जो प्रमुख खाद्य तेल है हमारे वह है आपकी मूंगफली, तोरिया व सरसों व अन्य तिलहन। विश्व का लगभग 17% भाग पर मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। इसके जो प्रमुख राज्य हैं वो हैं गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखते हैं तोरिया व सरसों जो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। सरसों को हम अधिकतर क्या कहते हैं बच्चों, आपने देखा होगा गांव घरों में जो हम खेती करते हैं, सरसों को हम लगभग गेहूं के साथ ही बो देते हैं। तिलहनों में जैसे आता है सोयाबीन का तेल। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका तेल का क्या कहते हैं उत्पादन होता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका अधिकतर उत्पादन होता है। उसके बाद हम रेशेदार फसलें व अन्य फसलों को देखते हैं। जो प्रमुख रूप से जो रेशेदार फसलें हैं उसमें प्रमुख है कपास और जूट। अब कपास भारत में छोटी रेशे वाली जिसे भारतीय कपास कहा जाता है और लंबी रेशे वाली जिसे अमेरिकन कपास कहा जाता है। दोनों प्रकार की कपास है भारत में, इसको दोनों को उगाई जाती हैं। कपास है उसको उत्तर पश्चिमी भागों में नरमा कहा जाता है, किसको, जो अमेरिकन कपास है। और दूसरा बच्चों जो जूट है, जूट का आपने अत्यधिक उपयोग जैसे थैले, बोरे, मोटे मोटे जो कट्टे बनाए जाते हैं उसमें जूट का उपयोग किया जाता है। अन्य फसलों में देखें गन्ना, चाय, कॉफ़ी। अब जैसे बच्चों गन्ना है, आपको पता है गन्ने से चीनी बनती है। भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में द्वितीय स्थान है और भारत में उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसका गन्ने में प्रथम स्थान है। क्या है, एक पेय पदार्थ है, इसको रोपण कृषि में भी शामिल किया जाता है। चाय में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत क्या करता है, चाय का निर्यात भी करता है अन्य देशों को। कटिबंधीय रोपण कृषि है। कॉफ़ी में क्या करता है, इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है। हमारे भारत में अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका जो कॉफ़ी की जो किस्में होती है तीनों पाई जाती है और यहाँ जो इसमें सबसे अच्छी किस्म की कॉफ़ी है वो है अरेबिका। अब इसके बाद देखते हैं भारत में कृषि विकास व रणनीति। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही की जाती थी। जो था बच्चों पारंपरिक रूप से बीजों का प्रयोग किया जाता था, अपेक्षाकृत कम पड़ती थी। उर्वरकों के लिए हम लोग उसमें क्या कर देते थे, उस टाइम पे गाय के गोबर से उसका क्या कर देते थे, जो उर्वरक है उसकी पूर्ति कर देते थे। देखिए बात, जो भारत में जो है कृषि विकास में अनेकों सुधार देखने को हमें मिले। फसलों की जगह सबसे पहले खाद्यान्न फसलों को उगाना शुरू किया। पहले फसलें अधिकतर व्यापार की दृष्टि से बोए जाते थे। अब उसके बाद क्या करा, खाद्यान्नों की आपूर्ति, जो खाद्यान्न की समस्या होती है उसको देखते हुए भारत में खाद्यान्न फसल उगाने शुरू किए गए थे। बढ़ना शामिल था जिसमें क्या अच्छी पैदावार हो, अच्छी उपजाऊ क्षमता हो मिट्टी की, जिससे क्या हो कृषि में जो उत्पादकता हो बहुत अधिक हो। भूमि थी उसे कृषि योग्य बनाना था। HYV जो उत्तम किस्म के, उच्च किस्म के जो बीज हैं उनका प्रयोग हुआ। उनसे क्या हुआ कि भारत में जो चावल और गेहूं की पैदावार थी वो अधिक रूप में होने लगी, जिसे भारत में हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 के बीच में जो प्रारंभ की गई थी उसका श्रेय जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, नोबेल जो लोग हैं उनके द्वारा की गई थी। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। बच्चों याद रखना, हमारे भारत में हमारे भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में अच्छी किस्म के अनाज उगने शुरू हो गए थे। खाद्यान्न की समस्या जो थी वो कम होने लगी थी। अधिक मात्रा में हम भारत में क्या करने लगे थे, कृषि का जो विकास है वो अत्यंत रूप से अधिक और विकसित होने लग गया था। जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे
व्यापार में वृद्धि होने लग गई थी, सिंचाई सुविधाओं में प्रसार होने लग गया था, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक मात्रा में उत्पादन होने लग गया था। इन सभी से क्या हो गया, भारत के जो कृषि विकास की रणनीति थी वो बहुत मजबूत हो गई थी। अब उसके बाद बच्चों हम देखते हैं जो अक्सर कृषि करने में कुछ समस्याएं भी आती हैं, जो इसका इम्पोर्टेंट है भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं। कृषि की समस्याएं हैं वो निम्न हैं। जैसे पहला है इसमें मानसून पर निर्भर। जैसे बच्चों आप जानते होंगे भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि हमारी भारत की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर रहती है, वर्षा पे निर्भर रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधनों की बहुत ही कमी रहती है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में तो हम ट्यूबवेल वगैरह से क्या करते हैं, सिंचाई कर देते हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ कहते हैं सिंचाई साधनों की कमी के कारण पूरी खेत जो है मानसून पर निर्भर रहती है। पहाड़ी क्षेत्र में आप अक्सर देखना भूमि का बंटवारा किया जाता है। जैसे कोई भी दो भाई होंगे या घर के अनेक सदस्य होंगे, छोटे छोटे खेत का वहाँ अक्सर क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, जिससे क्या कहते हैं खेत बहुत छोटे छोटे आकारों में बदल जाते हैं। निम्न उत्पादकता भी क्या होती है फिर कम होती है। उस कारण छोटे खेत विखंडित जोत, खेतों को छोटे होने के बाद अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में आपने देखा होगा अधिकतर क्या होता है बैलों से ही जुताई का काम किया जाता है, लेकिन वो छोटे छोटे खेत होने का फिर उसमें क्या किया जाता है, छोटे खेत उनके चारों ओर से जो बंद किया जाता है उससे क्या होता है खेत और भी छोटे होने लग जाता है, जिससे हम अच्छे से उसमें जुताई भी नहीं हो पाती है। वित्तीय संसाधनों की कमी, हमारे भारत की कृषि की समस्या है जो वित्तीय संसाधनों की कमी। जैसे हम उत्तम कृषि की खादों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या बीज नहीं ला पाते, जो अक्सर क्या होते हैं महंगे रहते हैं। आय का कोई साधन नहीं रहता है, सब कुछ आय का साधन ही कृषि रहती है। अब कृषि अच्छी नहीं होगी तो हम लोगों को क्या कि आय की प्राप्ति उतनी अच्छी नहीं होती है। व्यापक अल्प बेरोजगारी, वही है वो भी, व्यापक अल्प बेरोजगारी भी जो है भारतीय कृषि की समस्याओं को प्रभावित करती है। भूमि सुधारों की कमी, भूमि सुधार की कमी भी भारत में जो कृषि की समस्याएं हैं उसमें अधिकतर देखने को मिलती है। क्योंकि क्या किया जाता है, कोई किसी क्षेत्र में हमें समझ में नहीं आता, अगर हमने बीज चाहे कितने अच्छे किस्म के उगाए हो, लेकिन भूमि में मिट्टी में कभी कभी क्या होता है उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। अधिक खाद डालने से भी बच्चों क्या हो जाता है, जरूरी नहीं कि अधिक खाद डालने से हमारा अनाज अच्छा होगा, कभी कभी अधिक खाद डालने से क्या होता है बीज वगैरह भी क्या हो जाते हैं गल जाते हैं। हम भूमि को समझ नहीं पाते हैं कि भूमि में है दिक्कत या बीजों में है, तो भूमि सुधार की भी कमी हो जा रही है। तकनीकी ज्ञान न होना, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वर्तमान समय में उसका ज्ञान नहीं होना भी भारतीय जो कृषि की समस्या उनमें प्रमुख है। कृषि रोग, भारत में अधिकतर जो खाद्यान्न फसलें आप देखना अधिकतर सब लोग अधिकतर यही कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम लोग जो उसमें है कीड़ा लग गया या क्या हो गया, अनाज खराब हो गया। क्या करते हैं उसमें आजकल तो अनेक प्रकार के रासायनिक छिड़काव भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या तकनीकी ज्ञान न होना उसके कारण क्या होता है कृषि में विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं लग जाते हैं। पशुओं की हीनावस्था, अब पहाड़ी क्षेत्र में जुताई का कार्य कौन करता है बच्चों, पशु करते हैं, बैल करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर उनकी स्थिति या प्रॉपर उसमें हम उन लोगों को क्या करते हैं खाना नहीं मिल पाता है, तो वो भी क्या है जुताई के समय अच्छी तरह से जो खेत जोतने का कार्य होता है वो नहीं कर पाते हैं। या क्या होते हैं कोई तो पशु जो होते हैं जोतते हुए ही अधिकतर कुछ वहीं पर बीमार पड़ जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। भूमि क्षति का ह्रास, अधिक खाद डालने से भी क्या होता है बच्चों, भूमि की जो क्षति है, जो उसकी उपजाऊ क्षमता है उसका ह्रास, उसमें कमी आ जाती है। तो बच्चों इसके अलावा और अनेकों कारक हैं जो भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित हैं। तो आज आपका ये जो लेसन था भू संसाधन, ये यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।